जस्टिस वर्मा के मामले के बाहर आते ही न्यायपालिका में भ्रष्टाचार पर नई बहस छिड़ गई। इसके साथ ही न्यायपालिका को लेकर लंबे समय से जो सवाल उठते आ रहे हैं वो फिर से उठने शुरू हो गए। जैसे एक सवाल जजेस की नियुक्ति का है। यह सवाल उठते ही जजों की नियुक्ति सिर्फ जजों का कॉलेजियम ही क्यों करता है, यह फिर से सवाल उठा। यह भी चर्चा होती है कि जुडिशरी में भाई भतीजावाद होता है। जजों की नियुक्ति में पक्षपाती रवैये का भी सवाल उठता रहा है। जजों की नियुक्ति को पारदर्शी बनाने के लिए ही नरेंद्र मोदी साल 2014 में एनजेएसी यानी नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स कमीशन बिल लेकर आए थे। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में जजेस की नियुक्ति करने के लिए एक आयोग बनाया गया था। इस आयोग में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया समेत 6 सदस्य थे, जिसमें चीफ जस्टिस के अलावा 2 वरिष्ठतम जज, कानून मंत्री और सिविल सोसाइटी के 2 लोग शामिल थे। यह कानून अप्रैल 2015 से लागू हुआ और 26 अक्टूबर 2015 को सुप्रीम कोर्ट की 5 सदस्यीय संविधान पीठ ने 4-1 के बहुमत से एनजेएसी के कानून को ही रद्द कर दिया। आज पब्लिक याद कर रही है बॉस कि नरेंद्र मोदी ने जो काम शुरू किया था कि जुडिशरी पर लोगों का विश्वास और बढ़ेगा बॉस। ये जो भाई भतीजावाद का आरोप लगता है कि अपने में कर लिया अपॉइंटमेंट, ये क्या हिसाब चल रहा है बॉस, ये जो आरोप लगता है ये सब खत्म हो जाता। अगर एनजेएसी जैसा कोई सिस्टम होता तो शायद जजों की नियुक्ति को लेकर जो टकराव होता रहा है वो फिर या होता रहा है वो ना होता। सिस्टम पारदर्शी तरीके से काम करता। न्यायपालिका में जजों की नियुक्ति के अलावा ऐसे कई मुद्दे हैं जिस पर आम पब्लिक के मन में यह धारणा है कि इसमें सुधार होना चाहिए, जैसे पेंडिंग केस, देरी से न्याय मिलना। इसके अलावा कई बार जब रात को किसी विशेष मामले में अदालतें खुलती हैं तो पब्लिक के मन में सवाल आता है बॉस कि करोड़ों केस पेंडिंग हैं और फलाने केस में तो रात में लोग पहुंचे और केस खुल गया, सुनवाई हो गई। न्यायपालिका में भ्रष्टाचार से लेकर नियुक्ति तक में पारदर्शिता होनी चाहिए। यह बात खुद कपिल सिब्बल जैसे वरिष्ठ वकील भी मान रहे हैं। सुनिए। The issue of corruption within the judiciary is a very serious issue, and this is not something that has been articulated by senior counsel and lawyers in this country for the first time. It's been going on for years, and public statements have been made. So I think that it's time for the Supreme Court to start looking at issues of how the appointment process should take place, that it should be more transparent, appointments should be more carefully done. दिल्ली हाईकोर्ट के जज यशवंत वर्मा के घर से मिले कथित कैश पर तरह तरह की बातें तो हो रही, इस पर पॉलिटिक्स भी हो रही। कांग्रेस के नेता पवन खेड़ा ने कहा कि जज साहब के घर से कैश की बरामदगी का मामला बेहद संगीन है। जस्टिस वर्मा उन्नाव रेप केस समेत कई गंभीर मामलों की सुनवाई कर रहे थे। यह पैसा किसका है और जज साहब को क्यों दिया गया? वैसे ईडी सीबीआई से बेहतर काम तो फायर ब्रिगेड कर रही है, उन्होंने यह कह दिया तंज करते हुए। यानी अब जस्टिस यशवंत वर्मा ने किन किन मामलों की सुनवाई की है उसके हिसाब से राजनीतिक नैरेटिव बनाने की कोशिशें हो रही। इसका जवाब बीजेपी के अमित मालवीय ने भी दिया। अमित मालवीय ने कहा कि दिल्ली हाईकोर्ट के जस्टिस यशवंत वर्मा ने शिबू सोरेन पर लगे भ्रष्टाचार के आरोपों पर सीबीआई जांच पर रोक लगा दी। यानी सब अपने अपने हिसाब से उनके केसेस याद दिला रहे हैं। कांग्रेस नेता उदित राज ने मामले में न्यायपालिका पर तंज करते हुए लिखा कि दिल्ली हाईकोर्ट के जज यशवंत वर्मा के घर इत्तेफाक से आग लगी। इत्तेफाक से आग बुझाने वालों को नोटों का पहाड़ मिला। इत्तेफाक से मामला लोगों की नजर में आ गया। इत्तेफाक ही था कि सीजेआई खन्ना ने संज्ञान लिया। इत्तेफाक ही था कि जिस इलाहाबाद हाईकोर्ट से आए थे वहीं ट्रांसफर कर दिया ताकि दिल्ली से दूर जाकर भ्रष्टाचार करें। वर्मा जी अब बड़ा नोटों का पहाड़ बनाने के लिए राजधानी से दूर चले गए। फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है, जो पकड़ा गया वो चोर, बाकी सब ईमानदार। यह कांग्रेस के नेता लिख रहे हैं। हाईकोर्ट के जज से जुड़े मामलों की गूंज आज संसद में भी सुनाई। राज्यसभा में आज दिल्ली हाईकोर्ट के सिटिंग जज के घर से कैश मिलने के मुद्दे पर कई सदस्यों ने अपनी बात रखी। साथ ही इलाहाबाद हाईकोर्ट के एक जज की रेप केस पर टिप्पणी का भी मामला उठा, जिसके बारे में आपको आगे बताऊंगा। राज्यसभा सांसदों ने न्यायपालिका की जवाबदेही को लेकर चर्चा की मांग की। साथ ही सरकार से इस पर काम करने के लिए भी कहा। जयराम रमेश को भी सुनिए, फिर इलाहाबाद हाईकोर्ट के जज के बारे में बताता हूं। Huge amounts of cash unearthed at the residence of a judge of the Delhi High Court. Earlier, 50 members of parliament have submitted a notice to you regarding certain remarks that were made by a judge of the Allahabad High Court. I request that you please make some observations on this and give necessary directions to the government to come up with a proposal for increasing judicial accountability. आप सोचिए बॉस, सोशल मीडिया पर बहस छिड़ी हुई है, संसद में मामला उठ रहा है, लेकिन क्या कहा जा रहा है भाई कि अभी मामले की जांच हो रही है और तब तक जज साहब अपने पद पर बने हुए हैं। कोई दूसरा केस होता, आरोप लगता, जांच आप करा रहे हैं, तब तक उनको सस्पेंड करते ना बॉस।
किसी अधिकारी पर होता तो सस्पेंड करते कि नहीं करते, लेकिन जज साहब पद पर बने हुए हैं। आप सोचिए, जो आप ये सुनेगा और मान लीजिए उनका उस आदमी का केस लगा हुआ है जस्टिस वर्मा के कोर्ट में, वो जाएगा तो क्या क्या सोचेगा, इस आदमी पे भरोसा करूं या ना करूं। मामला आदमी का नहीं है, इंडिविजुअल का नहीं है, पूरे सिस्टम पे सवाल खड़े होने लग जाएंगे भाई। दूसरे लोगों की तरफ भी लोग देखेंगे कि भाई ये मेरे पक्ष में फैसला नहीं आया, ये आदमी भी वैसा तो नहीं है, इसके घर में जांच करो क्या है नहीं है। ये बहुत गंभीर मामला है और जिस तरह का रिएक्शन आ रहा है, जिस तरह की प्रतिक्रिया आ रही है अदालतों से, वो उस लेवल की चीज नहीं है जो पब्लिक में रिस्टोर करे उस विश्वास को। इस देश में न्यायपालिका को लेकर जब इतने गंभीर सवाल उठते हैं तो यह बहुत खतरनाक हो जाता है, क्योंकि अगर जजेस पर से, न्याय व्यवस्था पर से विश्वास उठ गया पब्लिक का, तो फिर मामला ही भयंकर गड़बड़ा जाएगा लोकतंत्र। और सवाल सिर्फ जुडिशरी में करप्शन है या नहीं है इसका नहीं है। आजकल जजों की टिप्पणी भी कई बार ऐसी हो रही है जो लोगों को हजम नहीं हो रही भाई। जैसे दिल्ली हाईकोर्ट के जज के साथ इलाहाबाद हाईकोर्ट के जस्टिस राम मनोहर नारायण मिश्रा चर्चा में। जस्टिस राम मनोहर नारायण मिश्रा इसलिए चर्चा में हैं क्योंकि उन्होंने रेप केस की सुनवाई के दौरान ऐसी टिप्पणी की जिसकी बड़ी चर्चा हो रही है। कई लोग जस्टिस मिश्रा की टिप्पणी से आहत भी हैं, खासकर महिलाओं का कहना है कि यह असंवेदनशील टिप्पणी है। दरअसल 17 मार्च को रेप केस की सुनवाई करते हुए जस्टिस मिश्रा ने कहा था कि ब्रेस्ट को पकड़ना, उसके यानी पीड़ित के पजामे का नाड़ा तोड़ना और उसे पुलिया के नीचे खींचने का प्रयास करना रेप या रेप की कोशिश का आरोप लगाने के लिए पर्याप्त नहीं है। रेप की कोशिश का आरोप लगाने के लिए यह साबित करना होगा कि यह तैयारी के चरण से आगे की बात थी। अपराध करने की तैयारी और वास्तविक प्रयास के बीच अंतर होता है। जस्टिस राम मनोहर नारायण मिश्रा की इस टिप्पणी से हंगामा खड़ा हो गया भाई, कि किसी लड़की का नाड़ा खोल दिया जाए, उसके स्तन दबा दिए जाएं, मतलब इस तरह से उसके साथ बर्ताव हो, यह रेप का प्रयास नहीं है। पब्लिक के साथ साथ नेताओं के रिएक्शन आने लगे। सुनिए लोग क्या कह रहे हैं। इलाहाबाद हाईकोर्ट का एक जजमेंट आया है जिसमें कहा गया है कि लड़की के कपड़े फाड़ना या उसके प्राइवेट पार्ट्स को छूना रेप या रेप की कोशिश का मामला नहीं है। लड़की का निर्वस्त्र होना या लड़की को मजबूरन निर्वस्त्र करना हमला या दुर्व्यवहार का मामला बनता है। कोई भी ऐसी बात सुनेगा तो उसके गले से बात थोड़ी नीचे उतरेगी। ऊपर से इलाहाबाद हाईकोर्ट के जज साहब के इस कमेंट के बाद लोग कंफ्यूज हैं। जनता यह सोच के परेशान है कि इलाहाबाद हाईकोर्ट के जस्टिस मिश्रा की टिप्पणी के हिसाब से चलें या फिर भारतीय न्याय संहिता के हिसाब से चलें। आप देखिए, बीएनएस की धारा 78 के मुताबिक अगर पुरुष किसी महिला को घूर रहा है, पीछा कर रहा है, तो यह भी अपराध की श्रेणी में आता है। जबकि इलाहाबाद हाईकोर्ट के जज कह रहे हैं कि नाड़ा खोलना, ब्रेस्ट दबाना रेप या रेप की कोशिश का मामला नहीं है। इन दोनों में से कौन सी टिप्पणी जो है वो पब्लिक मान के चले भाई? घूरना तक अगर अपराध है तो इतनी बड़ी बड़ी चीजें क्या रेप के प्रयास के तौर पर नहीं देखी जाएंगी? अगर कोई किसी पर रेप अटेम्प्ट करता है तो बिना घूरे या देखे तो नहीं करेगा। इसी वजह से घनघोर कंफ्यूजन है पब्लिक के बीच। आप ये भी देखिए कि इधर ये कंफ्यूजन है, दूसरी तरफ देश की अदालतों में पेंडिंग केसेस की संख्या बढ़ती जा रही है। नेशनल जुडिशियल डेटा ग्रिड के मुताबिक आप पेंडिंग केसेस देखिए भाई, जो अदालतों में पेंडिंग केस हैं सुप्रीम कोर्ट में, अगर आप देखेंगे सुप्रीम कोर्ट में 81,598 केस पेंडिंग। आप सोचिए बॉस, 81,598 केस पेंडिंग और 7,869 केस तो ऐसे हैं जो 10 साल से ज्यादा समय से पेंडिंग है। अगर आप हाईकोर्ट को देखेंगे, हाईकोर्ट में क्या स्थिति है? हाईकोर्ट में तो 50,334 केस पेंडिंग है, 334। और इसमें से 60,000 से ज्यादा केस 30 साल से पेंडिंग है। 30 साल से बॉस, 60,000 से ज्यादा केस। देश की निचली अदालतों में अगर आप देखेंगे, निचली अदालतें, वहां 4,55,00,000 प्लस केस पेंडिंग है। 4,55,00,000 और इसमें 1,00,000 से ज्यादा केस ऐसे हैं जो 20 साल से पेंडिंग है बॉस। और इस वक्त जो स्थिति बनी हुई है उसमें ऐसा लगता है, मतलब एक परसेप्शन है लोगों का
कि भाई जजेस जो है ना वो एक अलग आइलैंड पे बैठे हुए हैं, ऐसा लोगों को लगता है कि मैंने फैसला दे दिया, इस पे कोई बोलेगा नहीं, कोई कुछ करेगा नहीं, इस तरह का माहौल लोगों को लगता है। अवमानना का नोटिस आ जाएगा, कोई कुछ बोल देगा तो बाप रे बाप क्या ही हो जाएगा। नियुक्ति अपनी हम खुद करेंगे, अपनी जांच हम खुद करेंगे। जब तक जांच चल रही है तब भी जज जो है वो कुर्सी पे बैठे हुए हैं, जिसके कभी रात में कोर्ट खुल जाएगा, कभी नहीं खुलेगा, कभी इतने करोड़ों केस पेंडिंग है। मतलब ये जजेस को देखना होगा बॉस, आपकी तरफ लोग देखते हैं इतना इतना विश्वास के साथ, और वो विश्वास इतना भी चुन्नू सा भी अगर हिल रहा है ना, तो ये आप लोगों का काम है सर कि आप लोग उसको स्थापित करें।